रक्षाबंधन हो गया बेटा? आज बच्चे कम क्यों आए थे? बारिश हो रही थी। हाँ, मेरा अभी नहीं होता है, जन्माष्टमी होता है। रक्षाबंधन। चलो हम लोग ने सेल जब स्टार्ट किया था उसको एक बार रिवाइज करो अच्छे से। हाँ बताओ। हाँ बताओ। मैंने सबके देख लिए, मैं देख लूँगा ठीक है। घर पे क्या हुआ था ये बात नहीं सुनना मैं क्लास कर। जर्मनी के थे एक और थे मतलब एंटी के द्वारा दोनों जर्मनी को बताया कौन से मेरे खबर नहीं एक जर्मनी के देखे हैं जर्मनी के एंटी मान और एंटी द्वारा कौन मेरे कौन जर्मन और ये कौन से एक ब्रिटिश है। अगर आप ये सब करो एंटी के पढ़े दोनों बेटा आप लोग सभी लोग किताब निकालो और हम लोगों ने सेल चैप्टर स्टार्ट किया था ना सेल। चलो उसको रिवाइज करो एक बार। और मैंने आप लोगों को प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक और कुछ बेसिक बातें आपको बता दी। तो रक्षाबंधन हो गया बच्चों का। अब पढ़ाई फोकस कर लो थोड़ा ठीक है। अब दीपावली तक पढ़ाई करनी है आपको। हाँ जन्माष्टमी आ रही है। चलो हम लोगों ने सेल चैप्टर स्टार्ट किया था ना और मैंने आपको सेल के बारे में सेल थ्योरी के बारे में सेल थ्योरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एक बार उसको रिवाइज करो अच्छे से। अरे आप लोग जाओ फैमिली में आपने अच्छा पढ़ा था। अभी बच्चे नानी घर पे गए क्या? हम लोगों ने सेल के बारे में कुछ पढ़ लिया था। जैसे मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताए थे। इसके बाद मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी डिफरेंस बताए थे। अच्छा कितने बच्चों को पता है प्लांट सेल एनिमल सेल में दो डिफरेंस हुई? बाकी कितने बच्चों को पता है प्लांट सेल एनिमल सेल में दो डिफरेंस हुई बताएं? चलो इसके बाद ये बताओ मुझे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में आपको डिफरेंस पता है? पता है? चलो ठीक है। तो हम लोगों ने काफी क्या पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल जो होता है वो जितने भी धरती पे लिविंग हैं सबका स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है? यूनिट होता है। इसके बाद सेल का जो डिस्कवरी हुआ था मैंने कहा था डेड सेल किसने किया था? रॉबर्ट हुक। और लिविंग सेल का एंटन वॉन न्यूमैन ने किया। ठीक है। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन थे एक साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि दो साइंटिस्ट थे एक थे स्लाइडेन और एक थे स्वान। स्लाइडेन बॉटनिस्ट थे और स्वान जूलॉजिस्ट थे। इन लोगों ने क्या किया सेल का बेटा बोलो कोई सेल का स्टडी किया। आप मुझे बातें कर रहे हो क्या बातें कर रहे हो? पूछ लिया ठीक है। इसके बाद स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी को खाली इतना बताया था कि जो सेल होते हैं यानी कि उन्होंने ये कहा था खाली जितने भी लिविंग होते हैं धरती पे वो सब किससे बने होते हैं? सेल से। सही है। लेकिन बेटा उन्होंने ये तो कह दिया था कि सारे के सारे सेल से बने हैं लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि नई सेल कैसे बनती है। इसीलिए एक साइंटिस्ट दूसरे आए जिसका नाम क्या था? नहीं रडॉल्फ बच्चो जिन्होंने फाइनल से किया था और उन्होंने दो बातें बताई थी। पहली बात बताई थी कि जो सभी लिविंग होते हैं कौन होते हैं बेटा? वो सेल से बने हैं या सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। और दूसरा उन्होंने कहा था कि जो नए सेल बनते हैं वो हमेशा किससे बनते हैं? फ्री सेल। ठीक है। दो बातें उन्होंने बताई थी और इससे सेल थ्योरी हमारा कंप्लीट हो गया था।
इसके बाद हमने ओवरव्यू सेल देखा था एक बार, वो सेल का ओवरव्यू देखा था, जिसमें मैंने कहा था कि प्लांट सेल है उसके बाद सेल वॉल होगी, एनिमल सेल है उसका आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। इसके बाद हमने देखा था कि राइबोसोम दोनों सेल में प्रेजेंट होता है, मतलब हर किसी सेल में होता है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में मैंने 3 बातें यहाँ पे बताई थी आपको। पहला बताया था राइबोसोम के बारे में कि जो राइबोसोम होता है वो सारे के सारे सेल में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, कोई भी सेल होगा, प्लांट सेल होगा, एनिमल सेल होगा, बेटा ये साइड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा मैंने कहा था राइबोसोम ऑर्गेनेल्स के अंदर भी होता है, जैसे एक था माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा था क्लोरोप्लास्ट। कौन सा था? क्लोरोप्लास्ट। 2 ऑर्गेनेल्स थे जिनके पास क्या था, और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन, तो क्या था? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक। एक बात और ध्यान रखना, अगर खाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो आप लगा सकते हो, लेकिन अगर कहीं उसने धोखे से किया SER तो आपको ध्यान रखना आंसर उसका नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखनी छोटी बातें, क्योंकि इसका मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस पे राइबोसोम क्या होते हैं? एब्सेंट। पता है आपको, इस पे राइबोसोम नहीं होते। इसके बाद मैंने कहा था सेल का जो शेप होता है, साइज होता है, वो अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। उनका फंक्शन क्या है उसके बेस पे सेल का जो साइज होता है या शेप होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको लार्जेस्ट सेल बताया था, कौन सा? ऑस्ट्रिच है। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल बताया था हमने। स्मॉलेस्ट सेल में देखा था माइकोप्लाज्मा, और अगर ह्यूमन की बात करें तो RBC। ये आपके शेप दी हुई है वहाँ पे, और वो साइज दिया हुआ है, शेप भी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब एक बात हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे वो करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। क्या करेंगे बेटा? आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ाऊं और आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, यानी कि जो एनिमल प्रोकैरियोटिक सेल्स बने होते हैं वो कैसे होते हैं, सारे के सारे होते हैं यूनिसेलुलर। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, अब आपको ये भी पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल से कौन बनाता है? बेसिकली बैक्टीरिया। कौन होता है? बैक्टीरिया होता है। तो एक बार बताओ, अगर मैं बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लूं, चाहे मैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लूं, बात तो एक ही है, क्योंकि बैक्टीरिया भी कैसा होता है? सिंगल सेल होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे, अब चाहे आप ऐसे बोलो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, चाहे आप ऐसे बोलो कि हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। अब मैं कुछ आपको बातें बता रहा हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर यानी टॉपिक। देखो पहले मैं थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। देखो बैक्टीरिया जो होते हैं आपको पता होगा, जैसे आपने 2 नाम साथ साथ पढ़ते हैं बेसिकली, एक बैक्टीरिया एक वायरस, जीवाणु और विषाणु, ये पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन आपको लगता होगा कि सर बैक्टीरिया और वायरस का सेम है क्या, इसलिए हम साथ साथ पढ़ते हैं? नहीं, यूनिसेलुलर हैं दोनों, बात सही है, लेकिन बैक्टीरिया और वायरस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे? वायरस तो लिविंग भी नहीं होता, लेकिन बैक्टीरिया कैसा होता है? लिविंग होता है, पहली बात। दूसरा बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसान तो करता है, डिजीज भी करता है, लेकिन साथ में फायदा भी बहुत करता है। यानी कि और वायरस हमेशा ही नुकसान करता है, उसका कोई फायदा नहीं होता, डिजीज ही करता है। लेकिन बैक्टीरिया बहुत सारे, जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, वहाँ मैं आपको बताऊंगा बैक्टीरिया के बहुत सारे रोल हैं हमारी लाइफ में। यानी कि ऐसे हो सकते हैं कि विदाउट बैक्टीरिया हम लोग सर्वाइव भी करना मुश्किल होगा, लेकिन कर तो जाएंगे, लेकिन होगा मुश्किल, इतना ज़्यादा यूजफुल होते हैं हमारे लिए बैक्टीरिया। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बैक्टीरिया भी डिजीज कॉज करते हैं। दूसरा मैंने आपको कुछ जनरल बातें पहले बता दी हैं, जैसे क्या बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा? नहीं। बैक्टीरिया के पास क्लोरोप्लास्ट होगा? नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा? क्या? फिर राइबोसोम। इसके बाद हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोइड, यानी कि जहाँ जेनेटिक मटेरियल होता है। और एक बात और है कि बैक्टीरिया हर जगह होते हैं। मैंने आपको एक बात कही थी, मैंने कहा था कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ऐसा कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हर जगह सर्वाइव कर जाता है, तो वो कौन है? बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया हर जगह सर्वाइव कर जाती है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि बताओ उसके पास ऐसा क्या होता है, तो पहला मैं कहूँगा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, और दूसरा बोलूँगा सेल वॉल स्ट्रक्चर। आपको पता होगा बैक्टीरिया के पास 3 कवरिंग होती हैं। पहला होता है ग्लाइकोगैलिक्स, उसके बाद होता है सेल वॉल, और तीसरा होता है प्लाज्मा। प्लांट सेल के पास 2 कवरिंग होती हैं, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एनिमल सेल के पास खाली 1 कवरिंग होती है, इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया के पास बहुत सारी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी होती है। बैक्टीरिया बेटा एक टाइप का नहीं होते, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाते हैं, बैक्टीरिया बहुत कम टेम्परेचर सर्वाइव कर जाते हैं,
बैक्टीरिया किसी एनिमल के अंदर भी रह सकते हैं, मतलब हर जगह। अगर यहाँ किताब में ये कहा है कि अगर तुम एक मुट्ठी भर मिट्टी लोगे तो उसमें हजारों प्रकार के बैक्टीरिया होंगे। समझ सकते हो आप लोग कि बैक्टीरिया का वैल्यू यहाँ पे कितना है और बैक्टीरिया कितने ज़्यादा नंबर में यहाँ पे प्रेजेंट है। इसीलिए आपको पता होगा जैसे स्किन होता है हमारे पास, स्किन बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट बैरियर है जो हमें डिजीज से बचाता है। अगर जैसे आपने देखा होगा कोई पेशेंट जल जाता है, देखा है आपने, तो उसको इतना सेफ रखते हैं, आप देखो पूरा पट्टी वो क्या होता है लपेट के रखते हैं जिससे कोई भी मक्खी मच्छर या फिर बैक्टीरिया वहाँ पे सर्वाइव ना कर पाए और 1 मिनट में डिजीज लग सकती है अगर किसी के पास स्किन नहीं है तो। समझ गए आप लोग? तो मैं ये तो बात आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पर तो बताऊंगा, लेकिन बेसिकली आपको बैक्टीरिया के बारे में समझ गए थे ना। दूसरा मैंने कहा था आपके पास अगर आप जैसे मैं कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको बता रहा हूँ, फिर हम किताब में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करूँ थोड़ा सा, तो बेटा मैंने पहले कहा था अगर ये सेल है तो इसके पास जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही होगा। क्या होगा? और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए या फिर आरएनए, ये होता है किसी भी सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, जेनेटिक मटेरियल का मतलब आप समझ रहे हो? जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है जो ऐसा मटेरियल जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करे पेरेंट्स टू प्रोजेनी, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में जो कैरेक्टर को लेके आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, एक बात और है, जैसे वैसे मैं जेनेटिक्स में आपको बताऊंगा ये सब बातें फिर से। अगर आपसे क्या है कि जेनेटिक मटेरियल के क्या क्या फीचर होना चाहिए, ये जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, तो हम क्या बताएं? तो बेसिकली आपको कुछ बात जनरल तो पता होनी चाहिए, जैसे जेनेटिक मटेरियल वो हो जिसके अंदर कैरेक्टर को स्टोर करने की कैपेसिटी हो। दूसरा जेनेटिक मटेरियल वो हो जो रेप्लिकेशन करता हो। रेप्लिकेशन का मतलब अपना नंबर बढ़ाता हो, अगर बढ़ाएगा नहीं तो सेल में कैसे जाएगा। तीसरा जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जरा सा कोई एंजाइम आया जेनेटिक मटेरियल बेकार हो गया। अब सोचो, एक नाइट्रोजनस बेस के चेंज होने से म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन, यानी कि प्रोसेस आती है म्यूटेशन, खाली एक नाइट्रोजनस बेस चेंज होने से। अगर सोचो डीएनए का कुछ थोड़ा बहुत पार्ट अगर डैमेज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आदमी पूरा ही चेंज हो जाएगा। तो म्यूटेशन हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में क्या होता है। बेसिकली तो आपको पता है डीएनए कैसा होता है, स्टेबल होना चाहिए बहुत ज़्यादा, और उसके बाद इसके अंदर म्यूटेशन भी होता हो। ऐसा नहीं म्यूटेशन बेकार चीज़ होती है, सही भी होती है। म्यूटेशन का मतलब होता है कुछ हल्के हल्के चेंजेस अगर आ रहे हैं तो उससे फिर इवोल्यूशन होता है। अब आप लोग खुद सोचो बेटा, अगर ह्यूमंस में म्यूटेशन ना होता डीएनए में तो क्या बंदर से इंसान बन पाते हम लोग? नहीं बन पाते। तो इसका सेम सा फंडा है कि समझ गए आप लोग जेनेटिक मटेरियल के बारे में थोड़ा बहुत, वैसे हम जेनेटिक मटेरियल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल होती है तो उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं होती है, लेकिन राइबोसोम होता है। क्या होता है बेटा? राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है और राइबोसोम हर सेल में होता है, तो इसकी तो बाद में करेंगे। दूसरा अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनिज्म होता है, इसे बोलते हैं मीसोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? ये बहुत सारे फंक्शन करता है और ये ध्यान रखना, ये प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। किसका बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल का ये होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी कि यूनिक फीचर होता है, जिसमें क्या होता है? मीसोसोम होता है। ये बेसिकली जो हेल्प करता है वो करता है रेस्पिरेशन में। वैसे बहुत सारे काम में करता है, सेल डिवीजन में करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में करता है, लेकिन बेसिक इसका जो मेन काम होता है क्या होता है बेटा? अब आपको पता है रेस्पिरेशन से क्या होता है? एटीपी बनते हैं। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल के पास नहीं है तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए, तो इसका मतलब रेस्पिरेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। अगले आपने देखा होगा जो बैक्टीरिया होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, एक बात और बताऊँ आपको, बैक्टीरिया के पास बहुत सारे रीजन हैं जो बैक्टीरिया हर जगह सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे मैंने पहला कहा था मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, दूसरा मैंने बताया सेल वॉल स्ट्रक्चर, तीसरा एक और है, अगर हम देखें तो जो बैक्टीरिया होता है वो न्यूट्रिशन भी हर टाइप से कर लेता है। जैसे बैक्टीरिया का अगर मैं वैरायटी बताऊँ आपको न्यूट्रिशन की, तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? और बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है। अब आप लोग बताओ, अगर कोई एनिमल ऑटोट्रॉफिक है, सही है, तो उसमें कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। तो बैक्टीरिया भी कैसा होता है? लेकिन ये साथ में पता है कीमोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? मतलब अगर इनके पास सनलाइट भी नहीं आ रही है तब भी अपना खाना बना लेंगे।
ऐसे होते हैं ग्रीन सर्कुलर बैक्टीरिया होते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी लाइट की। अगले अगर हम हेटेरोट्रॉपिक की बात करें, जैसे हम लोग हैं तो हमने हेटेरोट्रॉपिक होते हैं लेकिन हमने एक वैरायटी है, हम होलोजोइक हैं, लेकिन ये हर टाइप से न्यूट्रिशन दे देते हैं। अगर हम बात करें तो सैप्रोफिटिक भी, पैरासाइटिक भी और सिम्बायोटिक भी, मतलब हर टाइप से रहेंगे। तो इनका न्यूट्रिशन का भी बहुत सारे टाइप हैं, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि बैक्टीरिया लगभग हर जगह सर्वाइव कर जाते हैं। समझ गए आप लोग? इसके बाद हम लोग 3 कवरिंग पढ़ेंगे। जैसे बैक्टीरिया के पास 3 कवर होते हैं, एक पहला होता है आउटर साइड में बोलते हैं ग्लाइकोफिलिक्स, सही है। दूसरा अगर हम बात करें तो क्या होता है सेल वॉल, और तीसरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ गए हम लोग? तो इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, आपको मैंने बता दिया है। बैक्टीरिया फायदेमंद भी होते हैं, बहुत सारे डिजीज से बचाते हैं, मतलब डिजीज करते हैं, और लेकिन हमारे लिए फायदेमंद भी बहुत सारे होते हैं। हम लोग बैक्टीरिया को बहुत सारे टाइप से देखते हैं, जैसे बैक्टीरिया बहुत सारे कामों में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अभी, तो ये हटा दूं, लिख रहा है कुछ, कैसे लिख रहा है, मैंने जल्दी लिखा है। और हम लोग आज पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। बेसिकली तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या हमको ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी हम किताब पढ़ लेते हैं एक बार क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया की शेप की बात करें तो आपको पता है 4 टाइप की शेप होती है। जैसे आपने एक पढ़ा हुआ फोकस पढ़ा, दूसरा बैसिलस, तीसरा विब्रियो और स्पाइरल। समझ गए? जैसे मैं शेप की बात करूं अगर, तो आप समझ सकते हो। लिख रहे हैं क्या? तो मैं सही से लिखूं, थोड़ा सा गिलाई वगैरह में हो गया। और ये प्लाज्मा, ये 3 कवरिंग होती है इसके पास, ठीक है। और इसके पास एक ऑर्गेनिज होता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर। क्या बोलते हैं? आपको पता है बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब बेटा आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस वही करेगा जिसके पास क्लोरोफिल हो। अब अगर इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो क्लोरोफिल कहाँ से आएगा? तो इसके पास एक ऑर्गेनिज होता है, इसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमैटोफोर। जिसके पास होता है क्लोरोफिल ए, और ये हेल्प किसमें करता है? फोटोसिंथेसिस में। अच्छा, बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। सुना है आपने? जो हेल्प करता है बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। पानी किसके पास? ये मैं कह दे रहा हूँ। आप लोगों ने मिठाई खा ली आपने? हैं? यहाँ लाना का नहीं खाई तो क्या बच्चे को बांटे थे और रुपये मिल जाते हैं। अब मतलब अब तो कौन मजा लेगा? रक्षाबंधन वाले हाँ, जन्माष्टमी में, ठीक है। हैं? तो मनवाओगे? अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी नानी घर पाऊंगा भी यहाँ। आज ही आए हैं मेरा भैया। अच्छा, चलो सही है। ये हमको समझ गए। चलो इसके बाद में शेप की बात कर ले रहा हूँ, थोड़ी सी किताब पढ़ता है, ठीक है आराम से। बेटा यार देखो, हम लोग अगर हम शेप की बात करें बैक्टीरिया की, तो ये कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। एक शेप ऐसा होता है, दूसरा ऐसा होता है, तीसरा
ऐसा और चौथा ऐसा। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, स्फेरिकल है, तो इसको क्या बोलते हैं? फोकस। अगर कोई रॉड शेप है तो क्या बोलते हैं? बेसिलस। आपको ध्यान रखना है बेटा ये बात। कॉमा शेप है तो क्या बोलते हैं? विब्रियो। और अगर ऐसा है तो ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ये क्या होते हैं? इनके शेप होते हैं, ठीक है? ये 4 टाइप के आपको शेप ध्यान रखने हैं बैक्टीरिया के, ठीक है? अच्छा, ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं, ग्राम नेगेटिव भी होते हैं। अगर स्टेरिंग से कलर आ रहा है तो पॉजिटिव, नहीं आ रहा है तो नेगेटिव। समझ गए हम लोग? तो हम लोग बात करें बैक्टीरिया, बताओ पढ़े किताब? तो सब लोग किताब निकालो, हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है? यही करेंगे। ये लिखा हुआ किताब में, आप लोग मत चाहो तो मत लिखो, ऐसी बात नहीं है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था ना। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्या? प्यूरोकैरियोटिक सेल। किताब निकालो, 9th पढ़ते हैं, ठीक है? देखो क्या लिखा हुआ है, समझते हैं करके। ऐड आ रहा है, रुको फिर खोल लिया। राखी का चल रहा है ना? चलो देखो यहाँ पे बेटा, कह रहा है प्यूरोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय। अब आप लोग सिंपल भाषा में जानते हो ये बातें, मैं नहीं बताऊंगा बार बार। आपको पता है प्यूरोकैरियोटिक सेल, मैंने कहा था किंगडम मोनेरा के मेंबर सारे कैसे होते हैं? प्यूरोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। आप एक ही बात समझ सकते हो, बिलियोग्रीन अलगी बैक्टीरिया और लिखा है पीपीएल, उसे बोलते हैं पिलिरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सभी कैसे होते हैं? प्यूरोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? अगले कह रहे हैं दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। यहाँ कह रहे हैं प्यूरोकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। बेटा अगर आपसे कोई कहे कि बताओ जल्दी डिवाइड कौन करती है, तो कौन करती है? प्यूरोकैरियोटिक सेल। अगले कह रहे हैं दे में वेरी ग्रेटली शेप एंड साइज, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अगले कह रहे हैं 4 बेसिक, कितनी? 4 शेप होती है बैक्टीरिया की। जैसे पहला कौन सा है? बेसिलस। दूसरा बेटा? तीसरा और चौथा। अगर रॉड लाइक है तो बेसिलस, अगर गोल गोल है तो इसके बाद कॉमा शेप कैसा होता है? ऐसा कॉमा लगाते हैं, विब्रियो। और अगर सर्पिलाकार है, सांप का आकार है, तो कैसा होगा? स्पाइक। समझ गए आप लोग? आपने बहुत सारे बैक्टीरिया के नाम करके कोकी लिखा होगा, देखा होगा, तो वो इसलिए लिखा होता है कि वो कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। अगर बेसिलस लिखा है तो कैसे होंगे? रॉड से। अगले देखो बेटा, कह रहा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्यूरोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्यूरोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। ये कह रहा है कि बेसिकली अगर देखें हम प्यूरोकैरियोटिक सेल तो बेसिकली सिमिलर होगी हर एक सेल, लेकिन कोई फंक्शन और अगर हम बात करें शेप की तो वो क्या होते हैं? बेसिकली अलग अलग होते हैं। अलग अलग प्यूरोकैरियोटिक सेल अलग तरह से काम करते हैं। माइकोप्लाज्मा है, बीजीए है, या हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में बहुत सारी वैरायटी होती है। कुछ बैक्टीरिया अलग टाइप के होते हैं, कुछ बैक्टीरिया अलग टाइप के होते हैं, मतलब बहुत सारे टाइप के होते हैं। अगले कह रहे हैं ऑल। अब देखो यहाँ पे समझो कुछ बात अच्छी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहे हैं ऑल प्यूरोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल। सबके पास क्या होता है? सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइको। मैंने कहा था माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट। बेटा आप लोग बताओ, मैंने माइकोप्लाज्मा के बारे में 4 बातें बताई आपको। पहला स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, दूसरा सेल वॉल एब्सेंट, तीसरा विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करता है, और चौथा यानी कि पहले ने बताया प्लांट और 4 बातें रट लो बस, बात करता हूँ, क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। अब यहाँ पे उसने फिर से दे दी ये बात कि माइकोप्लाज्मा के पास ऐसी प्रोकैरियोट होती है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है, बाकी सबके पास होता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं बैक्टीरिया को ये बोल दूं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, तो बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ, क्योंकि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है, इसलिए प्लांट का फीचर है और बेसिकली डिजीज कर रहा है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ हेटेरोटॉपिक है, तो हम बोल सकते हैं उसको एनिमल का फीचर उसके पास है। तो इसीलिए बैक्टीरिया को मैं बोल सकता हूँ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स।
आप लोग बैक्टीरिया को बिल्कुल एनिमल नहीं कह सकते, क्योंकि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अगले देखो बेटा कह रहा है द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द क्या होता है साइटोप्लाज्म। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है एब्सेंट होती है। आप लोग कुछ बातें पेन से लिखते रहा करो, अगर जल्दी में आपको ध्यान नहीं रहा कभी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसीलिए बात कह रहा है, ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं होता है। अगले कह रहे हैं जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेगेटिव होगा जब सेल को वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं चारों तरफ, तो कह रहा है नॉट इन्वॉल्व्ड बाय ए न्यूक्लियर, लिखा तो अगले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चारों तरफ नहीं होता है। जैसे अगर हम यूकैरियोटिक सेल वाल देखोगे तो कैसा दिखेगा, देखो ये जेनेटिक मटेरियल हमारी डीएनए है और उसके बाहर क्या होगी कवरिंग होगी, क्या होगी जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। अब आप लोग बताओ क्या इसके पास होगी नहीं होगी, समझ गए हम लोग। तो इसीलिए यहाँ पे कैसा होता है जेनेटिक मटेरियल ऐसे निकट होता है। अगले कह रहे हैं इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं बेटा, मैं थोड़ा सा आपको इस प्लाज्मिड के बारे में बता दूंगा। वैसे हम लोग इसकी डिटेल स्टडी करेंगे जेनेबोस में, इसमें बायोटेक्नोलॉजी। देखो एक्चुअली प्लाज्मिड होता कैसे क्या है और हम लोग कैसे यूज करते हैं किसी प्लाज्मिड का वो समझते हैं, ठीक है। देखो एक बार सुन लो, थोड़ा समझ लो बेटा, वरना आप सोचोगे प्लाज्मिड पता नहीं क्या है। जैसे आप लोग सपोज करो आप लोग मानो कि बकरी है, क्या है बकरी है, और उसके दूध में कोई हमें ऐसा प्रोटीन मिल रहा है जो ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो ऐसा, ठीक है। अब हमें प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन किसको चाहिए, जितने देशवासी हैं सबको, सही 140 करोड़ जनता को चाहिए। अब मैं ऐसा तो करूंगा नहीं कि पूरी भारत की बकरियों को इकट्ठा करूंगा और कहूँगा सबका दूध से प्रोटीन निकालूंगा, मुझे तो लार्ज अमाउंट चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए ना। तो पता है साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट एक काम करते हैं, वो ये देखते हैं कि जो प्रोटीन बना रही है बकरी उसके अंदर वो कौन सा जीन है जो प्रोटीन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी कि डीएनए कौन सा सेगमेंट है जो प्रोटीन बना रहा है। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, उन्होंने उस ऐसे जीन को हम लोग बोलते हैं डिजायर जीन। क्या बोलते हैं बेटा, डिजायर जीन का मतलब होता है जो हमें पसंद है, जिसकी हमें प्रोटीन चाहिए, समझ गए आप लोग। अब होता क्या है, बैक्टीरिया के पास दो डीएनए होते हैं, एक तो होता है जीनोमिक डीएनए और एक होता है एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए। उस डीएनए को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं बेटा, अब ये प्लाज्मिड है, समझ गए। हमने इसको निकाला और इस डिजायर जो जीन है इसको हमने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। अब ये पता क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया बेटा, रिकॉम्बिनेंट। अभी अगर बच्चों को लग रहा है कि रिकॉम्बिनेंट नया नाम कहाँ से लेके आ रहे हो, तो ये हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे सब कुछ, टेंशन ना लो हम लोग, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ प्लाज्मिड है क्या एक्चुअली, ठीक है। अब आप लोग बताओ बेटा, इसके अंदर ये वाला डीएनए लग गया, जीन लग गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे इंजेक्ट करा देता हूँ बैक्टीरिया के अंदर, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। और बैक्टीरिया को मैं क्या करवाता हूँ, लैब में ग्रो कराता हूँ। और आपको पता होगा जब बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो ये वाला डीएनए क्या करता है, ट्रांसफर, और वो सारे के सारे हमारे वाले बैक्टीरिया होंगे जो ये वाली प्रोटीन को बना रहे होंगे, समझ गए हम लोग। अब ये प्रोटीन की हमें बकरी की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है, बैक्टीरिया की, और हम इनको ग्रो करा देंगे लार्ज अमाउंट में लैब में, और हम उससे क्या निकाल लेंगे, प्रोटीन। यही तो होती है बायोटेक्नोलॉजी। जैसे आपने देखा होगा एक मैथ वाले इंजीनियरिंग सीखते हैं, इंजीनियरिंग वो क्या करते हैं, बाइक को संभालते हैं, ये सब करते हैं। अगर बायोटेक्नोलॉजी में देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि हम अपने फायदे के लिए कोई भी प्रोडक्ट बनाएं, वो सब किसके अंदर आता है, बायोटेक्नोलॉजी। और उसमें मेन रोल होता है बेटा किसका, इस प्लाज्मिड का। इसके बिना बायोटेक्नोलॉजी क्या है, अधूरी है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास प्लाज्मिड ही नहीं होगा तो तुम ये जो डिजायर जीन होगा ये इंजेक्ट किसके अंदर कराओगे, समझ गए। और ऐसे ही हम लोग एनिमल में ट्रांसफर करते हैं, प्लांट में भी ट्रांसफर करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स में अगर हमें नए फीचर लेके आने तो वो ट्रांसफर करते हैं। मतलब हम बायोटेक्नोलॉजी के बिना मुझे लगता है कि आधा साइंस पीछे है। जितने भी हम अपने यूज के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो दवाई हो गई, कोई भी कुछ भी होगा, दूध से दही बनाना भी क्या है, एक बायोटेक्नोलॉजी है। और बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल सा मतलब होता है कि हम कोई भी जीन या डीएनए को मैनिपुलेट करके, चेंज करके, और उसके अंदर कोई
नया फीचर या नया जीन लगाना, वही तो होता है बायोटेक्नोलॉजी। समझ गए हम लोग? तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं बैक्टीरिया का और उसके अंदर का प्लाज्मिड का। समझ गए आप लोग? तो मैं प्लाज्मिड की जब भी बात करूंगा आपको ध्यान रखना है इतनी बात। वैसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि पूरा बायोटेक्नोलॉजी में जो आपको सिखाया गया है वही टेक्नोलॉजी सिखाई गई है पूरे बायोटेक्नोलॉजी में। जो आपको बता 2 चैप्टर पढ़ेंगे, पहले हम सीखेंगे कैसे करते हैं और दूसरे हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ उसका यूज हुआ है। जैसे आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन, सुना है? अगर आप लोग सोचो, अगर कोई गन्ने का सुनो, अगर कोई गन्ने का मान ली प्लांट है, आपको पता है गन्ने में कितनी सारी दवाइयाँ लगाते हैं, कहीं चींटी हो जाती है, कहीं कुछ कीड़े हो जाते हैं ना। अब अगर मान लो ऐसा हम प्लांट ही गन्ना बना दें कि उसको कोई इंसेक्ट खाए वो खुद ही मर जाए, तो क्या हमें दवाई लेने की जरूरत है? ऐसे ही प्लांट बनाया था बीटी कॉटन, सही है? वहाँ पे एक बैक्टीरिया था बैसिलस थोरेंजेंसिस, उसके नाम पे है। हम लोग बाद में बात करेंगे, इसी डिटेलिंग करेंगे। ऐसे ही आपने एक नाम सुना होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड, सुना है? आपने बहुत सुना होगा, मार्केट जाते हो कि जीएम आलू है, होता है ना? एक्चुअली वो जो बेचता है वो नहीं जानता है जीएम का मतलब क्या है। अगर आप उससे पूछ रहे हैं जीएम का मतलब बताओ क्या है, उसका मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड। मतलब वो ये हो सकता है कि और जो आलू है उससे उसके अंदर प्रोटीन वगैरह या कुछ भी जो होगा उसके अंदर वो ज़्यादा होगा। इस जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब ये होता है। समझ गए आप लोग? तो क्लियर हुआ? तो हम लोग ये बात बाद में करेंगे, हालांकि मैंने थोड़ा सा आपको बताने के लिए किया क्योंकि यहाँ पे बात आई तो मैंने क्या बता दूँ। अगले अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप लोग ये समझ गए बेटा बैक्टीरिया के पास कितने डीएनए होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है जीनोमिक और दूसरा होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड, और इसका यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। सही है? चलो देखो कह रहे अगले देखो कह रहे दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड, तो बैक्टीरिया के पास या प्रोकार्योटिक सेल के पास प्लाज्मिड होता है। अगले कह रहे हैं प्लाज्मिड डीएनए कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। हालांकि ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर को भी क्या करता है, किसी बैक्टीरिया में शो करवाता है। कह रहा है वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। अब ये क्या है बेटा, ये आपको बहुत ही समझ में आएगा, बायोटेक्नोलॉजी में समझा दे रहा हूँ। फिर ऐसा होता है प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड इसके अंदर कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लगे होती है। आप लोग ये समझते हो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा? देखो एक बात समझो आप लोग, जैसे मान लिया, सुनो बेटा, मैं बायोटेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और मैंने कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है सिंपल सा कि मैं ऐसा डीएनए बनाया मैंने जिसके अंदर मेरा क्या पड़ा हुआ है, जीन डला हुआ है। कौन सा वाला? डिजायर जीन, जो मुझे उस बकरी के अंदर से चाहिए था। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैंने किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, किसके अंदर डाल दिया? अब आप लोग एक बात बताओ मुझे, मैं अगर लैब में ग्रो करा रहा हूँ बैक्टीरिया को, तो कैसे पहचान कर पाऊंगा कि ये मेरा वाला बैक्टीरिया है जिसको मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर किया है? तो उसके अंदर पता है क्या लगाते हैं हम लोग? कुछ ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, किसके पास? प्लाज्मिड के पास। जैसे मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन वहाँ बताया भी गया है। अब जैसे ये रूम है, मान लिया आपको एक एग्जाम्पल समझो, ये रूम है। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा, जैसे मतलब ये ऐसा मानो मीडियम है सही, जिसमें हमें बैक्टीरिया ग्रो कराना है। बेटा अगर मैंने कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया है, अब ये ऐसा तो है नहीं कि गाय बराबर है जो मैंने एक घंटी लगा दूंगा, मुझे ध्यान रहेगा ये वाली गाय मेरी है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डालने पड़ेंगे। इनका मतलब ये है जो मैंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किसी के अंदर ट्रांसफर किया है, अगर मैं उस मीडियम में ग्रो कराऊंगा तो ध्यान देना वही बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जिसके अंदर ये रेजिस्टेंस जीन होगा, मतलब होगा, और बकाया बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे। ये बात समझे आप लोग? कुछ नहीं समझे? जैसे अगर किसी के अंदर टेट्रासाइक्लिन है, क्या है बेटा? रेजिस्टेंस जीन है डला हुआ। अब मैं अगर बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कराऊंगा तो यही वाले बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जिसके अंदर होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इन्हें बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। क्या बोलते हैं? यानी कि पहचान करने के लिए कि कौन से हमारे हैं और कौन से दूसरे के बैक्टीरिया हैं, मतलब दूसरे के नए तो ग्रो नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिससे फायदा होता है। अब यहाँ तो सोचो एक बात, जैसे कोरोना हुआ था उसकी वैक्सीन लगी थी, सबको लगी थी। अच्छा एक बार बताओ आप लोग, आपके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि अब कोरोना आएगा तो आपको कोरोना नहीं होगा। ऐसे ही मान लो कि हम किसी बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डाल रहे हैं, अब अगर हम उस मीडियम में ग्रो कराएंगे तो उसको कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी। समझ गए हम लोग? वैसे मैं इसकी डिटेल में बात करूंगा बायोटेक्नोलॉजी में। यहाँ पे मैं एक नाम आया तो मैंने आपको समझा दिया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। सही है बेटा? अगले कह रहे हैं इन हायर क्लासेस लिखा भी है, यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए का मतलब यहाँ बता रहा है डिजायर्ड डीएनए। डिजायर्ड डीएनए का मतलब जो हमें ट्रांसफर करना है किसी प्लाज्मिड के अंदर। तो यहाँ ये बैक्टीरिया का जो रोल यहाँ पे है बायोटेक्नोलॉजी, मैं ये बोलूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और उससे हम अपने फायदे के लिए इतने सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। आप लोग सोचो जितनी वैक्सीन बन रही है, जितनी दवाई बन रही है, जितना हम जो भी चीज़ें बनाते हैं लगभग या जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ों को बनाते हैं, वो सब में यूज होता है क्या? बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि प्लाज्मिड का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है बेटा? अगले देखो, क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म इन यूकैरियोट्स, नो ऑर्गेनिज्म लाइक द वंस इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। आप लोग मेरे हिसाब से तो एक ही बात याद रखना बस खाली, मैंने आपसे ये बोला है कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो आप लोग एक भाषा में बोल सकते, एक ही लाइन में बोल सकते हो कि जिसके पास डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सारे के सारे एब्सेंट होते हैं वो सब कौन सेल होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में सारे के सारे क्या होते हैं? प्रेजेंट। आप लोग एक करके क्यों बताओगे? लेकिन अगर आपको अच्छे से पता है तो आप बता सकते हो। अब आप लोग खुद सोचो बेटा, ये बताओ मुझे कि अगर हम देखें यहाँ पे तो बताओ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता है जैसे पहले न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा क्लोरोप्लास्ट, चौथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। ये तो होते हैं 5 और इसके अलावा कोई नहीं होता है। और इसके अलावा होता ही कौन सा ऑर्गेनेल है? तो होता है राइबोसोम। और जो यानी कि राइबोसोम कोई भी मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर नहीं है। राइबोसोम अकेला ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। इसीलिए राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। समझ गए हम लोग? ठीक है। अगले कह रहे हैं आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। कह रहे हैं राइबोसोम को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। समझ गए? एक जेनेटिक मटेरियल छोड़ के। अगला बेटा जो बहुत अच्छी लाइन लिखी है देखो, कह रहा है प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोजर, अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएशन फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीसोसोम। मैंने लास्ट ईयर भी यहाँ पे स्टार बनाया था आपको, जो अच्छे पढ़े होंगे, और ये इस साल नीट में क्वेश्चन भी आया था कि मीसोसोम बताओ यूनिक फीचर किसका है? प्रोकैरियोटिक सेल का। और ये साफ साफ लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स का यूनिक फीचर होता है क्या? मीसोसोम। अगले कह रहे दे आर एसेंशियली फोल्डिंग ऑफ सेल। ये पता क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, उसका फोल्डिंग होती है ऐसे एक्सटेंशन, मतलब जैसे ये देखो ऐसे हो जाता है, ये ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं हम लोग मीसोसोम, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? प्रोकैरियोटिक सेल। बेटा ये बताओ यहाँ तक सब बच्चों क्लियर हुआ? हमने यहाँ तक क्या पढ़ा अभी तक? मैंने आपको ये बताया क्या प्रेजेंट होता है और क्या एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल के पास। ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है सेल इनवेलॉप, और इसका मतलब क्या होता है? यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल की कवरिंग। इनवेलॉप का मतलब क्या होता है? कवर। अब आप लोग खुद सोचो कितना होता है? मैंने कहा था जैसे एक बात आप लोग सुनो, आउटर साइड में जो होगा, सबसे आउटर साइड में वो क्या होगा? ग्लाइकोकैलिक्स। इसके बाद मिडिल में क्या होगा बेटा? सेल वॉल। और अगर हम बोले आउटर साइड तो वो सॉरी इनर साइड में क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा इसकी सोचो इतनी 3 लेयर है इसके सेल के पास, तो ये हर जगह क्यों नहीं रह पाएगा? सिंपल सा बात है, रह लेगा आराम से। भाई एक बार बताओ, सेल के लिए अगर हम बात करें इन्फेक्शन हो गया या डैमेज हो गया कोई भी, उससे कौन हो जाता है? सेल वॉल हो जाता है। और सेल वॉल भी है इसके पास, उसके ऊपर एक और कवरिंग है और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। हमारे पास तो सेल वॉल भी नहीं है भाई, सही है? तो देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर। कितनी होती है बेटा? 3 लेयर होती हैं। आउटर मोस्ट में कौन है? ग्लाइकोकैलिक्स, फॉलो बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 3 हो गई, पहला ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा सेल वॉल और तीसरा कह रहे although each layer of the envelope perform distinct function। अब एक बार बताओ मुझे भाई, हर लेयर का अलग अलग फंक्शन ही होगा कुछ ना कुछ।
लेकिन साथ में क्या कर रहा है, दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव। अब ये बात तो आप भी समझदार हो, वैसे फंक्शन अलग हो सकता है, लेकिन साथ में जब एक मेन काम होगा वो तो यही होगा, प्रोटेक्ट करना सेल को, बचाना सेल को इन्फेक्शन से, किसी चीज से। तो ये साथ में कह रहा है कि साथ में सब मिलकर क्या करती हैं, प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह वर्क करती है। कह रहा है बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द सेल एनवेलप एंड द मैनर इन व्हिच दे रिस्पोंड टू स्टेनिंग प्रोसीजर। एक प्रोसीजर होता है, इसे बोलते हैं क्या, स्टेनिंग प्रोसीजर। इसे दिया था ग्राम स्टेन ने। Those that take up the gram stain are gram positive and other that do not are called gram negative। यहाँ पे होता है डाई कलर दिया जाता है, अगर कोई बैक्टीरिया कलर दे रहा है तो ग्राम पॉजिटिव, नहीं दे रहा है तो ग्राम नेगेटिव। यहाँ पे ये भी होता है कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड। अगर जो मुझे लग रहा है एक ग्राम पॉजिटिव होता है वो कैप्सुलेटेड होता है, और ये वाला जो होता है ये कैसा होता है, नॉन कैप्सुलेटेड। सही है, एक बार हमको देख लेना। और उसके बाद मैं ये बोलूंगा कि एक होता है, एक टाइप के होते हैं पैथोजेनिक, एक टाइप के होते हैं नॉन पैथोजेनिक। समझ गए? लेकिन आप लोग यहाँ ध्यान रखना, जो कलर दे रहा है वो पॉजिटिव, नहीं दे रहा है तो नेगेटिव। अगली देखो, कह रहा है ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी अ लूज शीट कॉल्ड द सिलिन लेयर, इन सम व्हाइल अदर इट मे बी थिक एंड टफ। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैप्सूल। क्या बोलते हैं? तो कुछ में क्या होती है, बहुत छोटी पतली लेयर होती है, और कुछ में क्या होता है, ये थोड़ा थिक होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। ऐसे बैक्टीरिया बोलते हैं कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया। अगले कह रहे हैं सेल वॉल डिटरमाइज द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। तो ये आपको पता है सेल वॉल का काम ही होता है। सेल वॉल का काम क्या होता है, शेप देना पहले काम, दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट देना, तीसरा इन्फेक्शन से बचाना, यही सब काम होते हैं। तो यहाँ पे भी वही काम है। अगले कह रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। बेटा एक बात सुनो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब क्या है वो समझ लो थोड़ा सा। देखो, अगर मैं इस मेम्ब्रेन की बात करूं तो आप लोग ये मत समझना जैसे ये थैली होती है, जैसे ये है, ये मेम्ब्रेन थोड़ा ना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। सही है, बेसिकली बनी होती है लिपिड बाइलेयर से। लिपिड, अब आपको पता है लिपिड कैसा होता है, उसका नेचर होता है क्वासी फ्लूइड नेचर, यानी कि ये ऐसा होता है, आप लोगों को लग रहा है कि सेल वॉल एक थैली टाइप की है, तो वो नहीं है। ऐसे मान के चलो आप लोग, एक ऐसी मेम्ब्रेन है कि उससे कुछ भी चीज पास हो सकती है और नहीं हो सकती है। अगर देखे जाए तीन टाइप की मेम्ब्रेन होती है। पहला होता है इम्परमेबल, कैसी होती है? दूसरी होती है सेलेक्टिवली परमेबल, और तीसरा टाइप होता है परमेबल। अगले मैं बात भी करूंगा इसकी, ठीक है, डिटेल। अब आप लोग बताओ, बेसिकली आपने सुना होगा कि हर जगह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है, सेलेक्टिवली का मतलब है सेलेक्टिव चीज आएगी खाली सेल से अंदर और बाहर। ये ऐसे मान लो कि कोई भी चीज जा सकती है, और ये ऐसे मान लो कोई भी चीज नहीं जा सकती है। तो बेसिकली जो सेल की आउटर कवरिंग होती है वो कैसी होती है, सेलेक्टिव। कैसे होती है, सेलेक्टिव। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्टिव, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगले कह रहे हैं विद द आउटसाइड वर्ल्ड दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। तो हम लोग यूकैरियोट्स की बात करेंगे, तो वहां पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात डिटेल में कर लेंगे। आपको पता होगा लिपिड बाइलेयर से बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहाँ पे दो लेयर होती हैं लिपिड की। आपको ये पता होगा हेड होता है, टेल होता है, पता है आपको? आउटर साइड में हेड होता है, इनर साइड में क्या होता है, टेल होता है। हम लोग वहाँ बात करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे कोई ये कहेगा बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? बताओ फंक्शन क्या होता है, फंक्शन। ये बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, हाँ ये बोल सकते हो आप। इसका काम होता है बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का, सेल टू सेल। मतलब कोई भी चीज सेल टू सेल जब जाती है तो उसका काम क्या कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसीलिए यहाँ पे एक लाइन भी लिखी है बेटा, कह रहा है इन नेचर एंड इंटरेक्ट, लिखा नहीं है, विद द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब इसी, मतलब अगर सेल का कोई भी इंटरेक्शन है वो किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जो कोई चीज बाहर जानी है, अंदर जानी है, ये सब चीजें। अगले कह रहे हैं स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या बोलते हैं, which is formed by the extensions of plasma membrane into the cell. These extension are in the form of vesicle form हो सकते हैं, ट्यूब्यूल फॉर्म हो सकते हैं, या फिर किस फॉर्म हो सकते हैं, लैमेला फॉर्म में।
अब ये हेल्प इन से अंडर ग्रुप पहला काम क्या है इसका, सेल वॉल फॉर्मेशन, दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन। आप लोग ये जानते हो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है हैं? हाँ बताओ। डुप्लीकेशन, एक डीएनए से दूसरे डीएनए की कॉपी करना, हाँ तो बताओ। डीएनए में कॉपी होना। सेम डीएनए रेप्लिकेट हो गया, एक से दूसरा बन गया। हाँ तो ये हाँ सही है, तो यही बच्चे बताना चाह रहे हैं। कौन सा? तुम क्या बता रहे थे बेटा बताओ। मैंने ये बताया था कोई डीएनए तो अपनी कॉपी बना लेगा। हाँ सही है। ऐसे बोलो कि डीएनए अपनी जैसा एक डीएनए बनाता है उसको हम लोग बोल सकते हैं रेप्लिकेशन। सही है, डीएनए अपना कॉपी करना। सही है, सेम डीएनए। अगर आपके अंदर सुनो, जैसे मैं सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि आपका सेल डिवाइड करता है तो उससे सबसे पहले जो काम करता है वो क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि एस फेज में क्या करता है। और डीएनए रेप्लिकेशन मतलब होता है डीएनए का अमाउंट अपना डबल करना। और मैंने आपको बोला भी है अगर हर किसी सेल के पास डीएनए होना चाहिए और डीएनए नहीं तो सेल ही क्या, तो इसका मतलब डीएनए हमारे हर एक सेल में होता है और जो डबल होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? अगले कह रहे हैं बेटा एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू डॉटर सेल लिखा हुई है। डॉटर का मतलब जो डिवाइड हुई है, नहीं सेल। अगले कह रहे हैं दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सीक्रेशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। तो इसके कितने सारे काम है। पहला ये है, मैं लेबल कर दे रहा हूँ। दूसरा ये है, ऐसे टाइम पे आप ऐसे लिख लिया करो। हाँ ये तो सेम ही है। अगले कह रहा है तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। तो इसके टोटल 5 फंक्शन है मीसोम से। और वो ऐसे दे सकता है कि बताओ कौन सा फंक्शन नहीं है, और 2-4 बातें और फालतू लिख देगा और आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो आप लोग खाली याद मत रखना हेल्प इन रेस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सीक्रेशन, रेस्पिरेशन और इनकी सरफेस एरिया। आप लोग बताओ, मैंने एक बात और बताई आपको, अगर कहीं पे भी आपको फोल्डिंग दिखी तो उनका मतलब ही होता है इंक्रीज सरफेस एरिया। ये बात आप बहुत अच्छे समझ सकते हो, क्योंकि बेटा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखेगा इनर में होती है फोल्डिंग, तो इसका मतलब बोस का काम भी क्या होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया। अगले कह रहा है इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया है आपको कौन से, बीजीए। देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन टू द साइटोप्लाज्म, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑफ व्हिच कंटेन, और ये लिख लो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। इसीलिए ये इनने नाम लिया है किसका, बीजीए, बिलोग्रेन, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। यहाँ तक सब बच्चों क्लियर हो गया बेटा, क्लियर सब बच्चों को। हम लोग बैटरी के बारे में पढ़ना, आपको मजा आ रहा है? एक बार पढ़ा दूंगा, एक बार पढ़ा दूंगा। पीछे मोनेराम पढ़ा दिया। हाँ मोनेराम पढ़ा दिया था मैंने, काल करते वहां बता दी थी आपको, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आप लोगों ने 2 दिन में क्या किया होता, क्वेश्चन लगाए थे बच्चों ने, लगाए क्वेश्चन, या बुआ बाबा के साथ घूमते रहेगा नहीं। इसके बाद आप लोगों ने पीछे का रिवीजन कर लिया पूरा। और मैं आपको बता दूं, देखो 15 तारीख को 15 अगस्त है, अरे मतलब 15 अगस्त मतलब इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, बहुत बच्चों को ध्यान रहता है कि इस दिन रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है। एक बच्चे ने एक बार एक स्टेट लगाया था, ग्रुप की बात है, 15 अगस्त को लिखा था रिपब्लिक डे, तो किसी ने बोला भी था रिपब्लिक डे नहीं आना, आज है इंडिपेंडेंस डे। ग्रुप में भेजा था, हम लोग भेजे थे ग्रुप में। हाँ ऐसा कुछ था, ठीक है, कोई बात नहीं, बोलती रहती है। दूसरा 16 अगस्त को क्या है, रविवार है। नहीं, उसमें जन्माष्टमी है। हाँ जन्माष्टमी है, हाँ जन्माष्टमी सॉरी, ऑफर संडे है, तो इसका आपको 3 छुट्टी मिलेगी। कब मिलेगी, 15, 16, 17। और मुझे लग रहा है कि आपका 14 तारीख को होगा टेस्ट। ठीक है, केमिस्ट्री का तो सिलेबस ही नहीं पता है। हाँ मैम ने नहीं बताया। अब वो आप लोग ये बात अंदाजा करना कर लो। और मैम बता रही कि टेस्ट में से बना के भेज दी सर के पास। हाँ भेज दी? तो
एक बार कंफर्म कर लेना फिर चलो ये मैं कल आके आपको बता दूंगा, ठीक है, बता दूंगा, सही है। और लेकिन बायोलॉजी का पता है आपको क्या है, फर्स्ट यूनिट। और बेटा फर्स्ट यूनिट है, सुन लो पहले, क्वेश्चन बहुत आसान नहीं आएंगे, बार बार कह रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, लाइन टू लाइन कर लो, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे सोचते हैं कि फर्स्ट यूनिट, सोचते हो तुम भी नहीं हो, मुझे कहता वो तो पता है, लेकिन बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं फर्स्ट यूनिट को। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं ऐसे मानता हूँ लगभग टेस्ट के पर्पज से सबसे कठिन पूरी बायोलॉजी की यूनिट है तो फर्स्ट यूनिट है। एग्जाम्पल वैसे बहुत सारे ऐसी हैं जो आप फंसोगे, जैसे जो स्पोर, अभी बच्चों को ये समझ नहीं आता कि कहाँ की बात चल रही है, फंगस के स्पोर अलग हैं, एल्गी के अलग हैं। इसके बाद तो आप लोगों को बेटा बात करो, एल्गी, फंगस, ये सब एक बार बहुत अच्छे से लिख के याद करना है बैठ के। और आप लोग लगभग चारों चैप्टर के 200 क्वेश्चन लगा लेना। अगर आपने 200 मान के 150 मान लो, अब वो अच्छा कह रहा है मैंने प्लस लगाया क्या गलत है, लेकिन 150 प्लस लगा लेना आराम से, तब टेस्ट देना आराम बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और फर्स्ट यूनिट का मुझे लगता है कि टेस्ट जो होता है, क्वेश्चन होते हैं बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगते हैं। अगर आप करोगे तो आपको पता लगेगा, गलतियाँ बहुत होती हैं आपसे। बकाया चैप्टर कैसे हैं, जैसे आप लोग सेल वाला है, ये कैसा लगता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, चलो अच्छा लग रहा है, या आप लोग पढ़ोगे जेनेटिक्स पढ़ोगे आपको अच्छा लगेगा, हमको रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो और अच्छा लगेगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप लोग फर्स्ट यूनिट में थोड़ा सा फंसते हो, तो हमें ध्यान रखना, ठीक है। और अगर टेस्ट वाले दिन जिस बच्चे ने छुट्टी कर दी तो बेटा उसका नाम मैं यहाँ लगा दूंगा, ठीक है। जिस बच्चे ने छुट्टी कर, आपके 10 नंबर आए लेकिन आप आना जरूर। पहला टेस्ट से आपको भी पता लगे कि हम थोड़ा बहुत समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। सब बच्चों को जो बच्चे एब्सेंट रहेंगे उनका नाम यहाँ रख दिया जाएगा और बैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। बैक लिस्ट का मतलब ये होता है रेड लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में, रेड लिस्ट में। आपके 10 नंबर आएंगे मुझे खुशी होगी, आप आए तो कम से कम, लेकिन अगर आप लोग तो छुट्टी मार दो तो रेड लिस्ट में आ जाएंगे। चलो पढ़े, ठीक है, आ जाओ उधर। अब बेटा हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में। अब अगले अगर हम बात करें, सुनो तो बैक्टीरिया आपको पता है मोटाइल भी होते हैं और मोटाइल मतलब बैक्टीरिया घूमते भी हैं और नहीं भी घूमते हैं। अब बैक्टीरिया घूमेगा तो उसके पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा, और नहीं घूमेगा तो फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है, फ्लैजिला का मतलब ये होता है सेल के बाहर कुछ ऐसे एक्सटेंशन होते हैं निकले हुए, जैसे आप मैं ऐसे मान सकता हूँ, तो समझाऊँ तो एक वो होती है पतंग, और पतंग ये पूंछ लगाते हैं, वो लगाते हैं कुछ, तो वो क्या करती है, डायरेक्शन क्या करती है, इनकी तरफ पतंग उड़ेगी, उसके नहीं हो सकती है। ऐसे ही बैक्टीरिया के पीछे वो पूंछ लगा दो, बस वही होता है फ्लैजिला, समझ गए। और सीलिया का मतलब होता है छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे वो सीलिया होते हैं, और दोनों हेल्प करते हैं मोटिलिटी में, यानी कि मोटर बनाने में किसी को, ठीक है सर। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, समझ लो आपको थोड़ा सा। कह रहा है बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल, या तो मोटाइल हो सकती है या फिर अगर मोटाइल है तो कह रहा है इनके पास क्या होगा बेटा, फ्लैजिला, क्या होगा। और कह रहा है बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट। पहला कौन सा होता है, फिलामेंट, दूसरा और तीसरा। अच्छा, जो मुझे लगता है सबसे अच्छे क्वेश्चन 2 बन सकते हैं फ्लैजिला से, वो बन सकते हैं, एक तो तुम्हारा ग्लाइको वो गोनियोलिक से, और एक बन सकता है एवलिना से, क्योंकि मैंने कहा था एवलिना में 2 फ्लैजिला होते हैं, एक होता है शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग। और अगर गोनियोलिक से बनेगा तो क्या बनेगा, लॉन्गिट्यूड और ट्रांसवर्स, समझ गए आप लोग। तो ऐसे बन सकता है। तो जो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ से आपको याद रखना है बेटा हमेशा। ऐसे ही मैंने कहा था जो स्पोर होते हैं प्लाज्मोडियम के, ध्यान है किसकी बात कर रहा हूँ, तो सिलाइम मोल्ड, वहाँ पे आपको पता है प्लाज्मोडियम के पास सेल वॉल नहीं होता है और स्पोर के पास सेल वॉल। कुछ यूनिक फीचर होते हैं हर टॉपिक के जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने, अगर आप वो भूलोगे तो कैसे काम चलेगा। चलो अगले देखो, कह रहा है द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट, इंपॉर्टेंट है इसका नाम, एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, बाहर की तरफ। अब इसके पास कुछ और भी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे एक है बेटा फिलाई और दूसरा क्या है फिम्ब्रिन।
कह रहे आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले अ रोल इन, ध्यान रखना है बेटा, एक ये और एक ये पता है कोई भी हेल्प नहीं करते हैं किसमें, मोटिलिटी में। ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को अटैच होने में, क्या होने में, अटैच मतलब जोड़ने में। तो कह रहा है देखो अगले कह रहा है पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, इसका नाम होता है पिलीन। कह रहा है हाँ द फेमरे आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्पॉटिंग आउट द सेल, इन सम बैक्टीरिया दे आर नो टू हेल्प अटैच टू द बैक्टीरिया, या फिर किसी होस्ट टिश्यू से अटैच करने की, समझ गए, इनका काम होता है अटैचमेंट का। क्लियर हुआ? तो आप लोग ध्यान रखना है जो फ्लैजेला होता है उसका काम क्या होता है, मोटिलिटी का, मोटर बनाने में, और जो ये है फिलाई और फिमरे का काम क्या होता है, अटैचमेंट करने का। ठीक है, तो हम लोग पहले मुझे बताओ इसके बारे में समझ गए सब बच्चे, सही है? अगले हम लोग को जो बात करना है वो करना है राइबोसोम, इसका करना है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम ही हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, और यूकैरियोटिक सेल काफी ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनकी एक करके डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, डिटेल में करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर, अब देखो एक बात सुनो, राइबोसोम की बात आ रही है, थोड़ा समझा दूंगा आपको। राइबोसोम मैंने कहा था, ये सुनो, मैंने कहा अभी तो पहली बार कह रहा हूँ वो नाम आ रहा था ना, मैंने कहा था, मैं बताता रहता हूँ, उसको ध्यान आता है। राइबोसोम जब भी साइटोप्लाज्म में होते हैं तो वो अलग अलग उनकी दो यूनिट होती हैं। जैसे मान लो एक राइबोसोम है, एक ये है और एक क्या है ये, मान के लो ऐसा होता नहीं है, वैसे ही मतलब लगभग ऐसा होता है कुछ राइबोसोम का, अरे ऐसा होता है बेसिकली, ऐसा होता है राइबोसोम। ठीक है, एक ये वाला और एक छोटा वाला, तो एक लार्ज और एक स्मॉल। तो ये साइटोप्लाज्म में अलग अलग पड़े होते हैं, कैसे होते हैं? जब एमआरएनए आता है, अब आप लोग समझ नहीं आ रहा होगा एमआरएनए कहाँ से आता है, हाँ नहीं कोई बच्चा समझ नहीं आ रहा होगा, वो आता है न्यूक्लियस से, ठीक है, वो आता है कोड लेके डीएनए से, कोडॉन बना के, ठीक है, कि डीएनए क्या इन्फॉर्मेशन भेजी है, और राइबोसोम का प्रोटीन बननी है। मैं थोड़ा समझा दूँ आपको, वरना बहुत से कंफ्यूज हो रहे हैं सर क्या बता रहे हैं। यहाँ देखो इसी की बात देखो, बेटा एक बात बताओ मुझे, देखो न्यूक्लियस ये है, यहाँ क्या है, डीएनए है, क्या है, और मैंने कहा था प्रोटीन कहाँ बनती है, राइबोसोम के पास, कहाँ बनती है, अब राइबोसोम में लिखा है, ये पढ़े देखो दो यूनिट, ऐसे इधर बना देता हूँ, एक ये सही है। अब आप लोग बताओ राइबोसोम के पास प्रोटीन बनना है, और प्रोटीन कौन बनाते हैं, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड होते हैं, उसकी चैन तो प्रोटीन होती है, अमाइनो एसिड भी यहाँ पड़े होंगे ऐसे, सही है, साइटोप्लाज्म में, ये समझ में आपको। अब बेटा डीएनए कैसे डिसाइड करता है कौन सा प्रोटीन बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है डीएनए बनाता है एमआरएनए, क्या बनाता है, और ये एमआरएनए डीएनए के जो नाइट्रोजन बेस होते हैं सीक्वेंस होता है उसको कोड करके लाता है, तो बोलते हैं कोडॉन, क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ एडेनिन है तो इसके पास क्या होगा, यूरेसिल, क्योंकि थायमिन की जगह आर्जिनिन क्या होता है, यूरेसिल। चलो यहाँ फंस गए हम लोग, गुआनिन है तो यहाँ क्या होगा, साइटोसिन, ये ले आया कोडॉन। अब ये कोडॉन लेके पता है कहाँ जाता है, घूमते हुए, ये हमारे ऐसे, ये हमारे है, ये ढूंढता हुआ आया किसके पास, राइबोसोम, और राइबोसोम के पास यहाँ आके इसको पढ़वाएगा, सही है, और पढ़वाने के बाद यहाँ से एक और होता है टीआरएनए, वो एंटीकोडॉन बनाता है इसके, ये कहानी पढ़ेंगे सिंथेटिक्स में, ठीक है, पूरा फिलहाल। इसके बाद टीआरएनए क्या करता है, ढूंढता है अमाइनो एसिड को, कौन कौन से अमाइनो एसिड कहाँ पे हैं, और वो भी होते हैं 20 टाइप के खाली, और उन 20 टाइप के अमाइनो एसिड से करोड़ों प्रकार की प्रोटीन बनी होती है, कैसे बनी होती है मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि अमाइनो एसिड की चैन तो होती है प्रोटीन, अगर अमाइनो एसिड इधर कर दो तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डिसाइड किसने किया, डीएनए ने किया। और बेटा यहाँ पे बताओ साइट ऑफ प्रोटीन कौन हुआ, राइबोसोम, कौन हुआ, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे प्रोटीन चेन बनेगी और यहाँ से क्या बन जाएगी, प्रोटीन, ठीक है। तो ये पूरा खेल कौन चला रहा है, डीएनए, कौन चला रहा है, ये वही बात हो गई सिंपल सा, कि अगर आपको किसी का फोन में रिंग बजानी है तो आपको पहले नंबर चाहिए उसका, और नंबर कैसे आएगा, तो यहाँ से आएगा, मैं घर से आएगा, उसको घर से कौन लेके आएगा, वो एमआरएनए हो गया, जो नंबर बता रहा है वो डीएनए हो गया, और जहाँ ट्रेन बजनी है, फोन बजनी है, वो राइबोसोम हो गया, समझ गए आप।
अब कौन सा प्रोटीन होगा मतलब क्या बात होगी वो अलग बात है, ठीक है। चलो आप लोग समझ गए बेटा ये, तो ये कहानी है पूरी, इधर जाओ। इसीलिए राइबोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, हालांकि देखा जाए तो, क्योंकि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यहीं पे होता है। दूसरा मैंने एक बात और बोली थी आपसे, फिर बोल रहा हूँ, आप लोग ये मत समझना कि राइबोसोम का बहुत बड़ा रोल है। राइबोसोम एक जगह है जहाँ प्रोटीन बन रही है, जैसे मैंने कहा था डरमंड, आप लोग पढ़ा, मैं रहूँ पढ़ा, आप लोग डरमंड तो एक जगह है जहाँ आप लोग एक काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये भी बात सही है कि इसके बिना और कहीं ये हो ही नहीं सकता, ऐसा ना कि रोड पे मैं बैठ के पढ़ा रहूँगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब सुनो, राइबोसोम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, 70S और 80S। अब ये S क्या है, तो एक यूनिट है राइबोसोम के साइज को नाप लेंगे, ठीक है। एक होता है राइबोसोम 70S बेटा, यहाँ देखो, एक राइबोसोम जो होता है वो होता है 70S, कौन सा होता है, और एक होता है 80S। जो 70S होता है, मैंने कहा दो यूनिट होती है राइबोसोम की, एक लार्ज और एक स्मॉल। तो इसके पास जो होती है, एक होती है 50S और एक होती है बेटा 30S। इसके पास होती है एक 60S और एक होती है, अब बच्चों को पहला क्वेश्चन आ रहा है सर 50, 30, 80 होते हैं, ये 70 कैसे हैं, और 60, 40, 100 होते हैं, तो ये 80 कैसे है। सुनो, आपको वैसे मानो ये लार्ज सब यूनिट है, ये कौन सी स्मॉल, सही है, अलग अलग पढ़ी है। मान लो मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक नापा, ये बेटा 7 सेंटीमीटर मान लो, और ये बेटा 5 मान लो आपको, सही है, तो बराबर बैठेंगे, तो 12 हो गए। अब मैं इनको ऐसे जोड़ूं साथ में, जब जोड़ूं तो मैं इनको ऐसे जोड़ दूं, तो ओवरलैप नहीं कर रहा ये वाला, देखो तो ये कम नहीं हो जाएगा ओवरलैप की वजह से, यानी कि ओवर वाला यहाँ से यहाँ तक नापोगे तो कितना बैठेगा, मुश्किल से 9, क्योंकि 3 सेंटीमीटर ओवरलैप कर गया। तो ये ओवरलैपिंग जो करता है वही तो यहाँ पर नहीं आता है। अगर आप अलग अलग नापोगे तो एक बैठेगी 50 है, तो एक बैठेगी, लेकिन ज्वाइंट होंगी तो ये क्या कर जाएंगे, ओवरलैप ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा, तो उसी को अब साथ में नापोगे तो 30। जैसे आपको समझ में आया अभी आया, जैसे यहाँ पे तो पेन नहीं, कैप भी नहीं है, कैप है। आप लोग बताओ, अगर मैं इसकी लेंथ नापूं, इसकी नापूं, ये कितना बैठेगा 10 सेंटीमीटर मान लो, और ये बैठेगा 3 सेंटीमीटर। अगर मैं अलग अलग नापूंगा कितना बैठेगा 13। अब आप लोग बताओ, ध्यान देखना, देखो अब मैं साथ में लेके आ रहा हूँ, अब बताओ कितना बैठेगा, मुश्किल से 11, एक तो अभी बचाएगा, तो ये तो बचाए, लेकिन 11 बैठेगा, 13 तो नहीं बैठेगा, क्योंकि बेटा इतना पोर्शन क्या कर गया, ओवरलैप, समझ गए, यहाँ पे ये होता है, सही है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो 70S होता है प्रोकैरियोटिक होता है, और 80S कौन सा होता है, यूकैरियोटिक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बढ़िया, अभी जाना है, बेटा देखो यहाँ पे कह रहे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर आइसोलेटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, दे आर अबाउट 15 nm एंड 20 nm इन साइज, आर मेड अप ऑफ 2 सबयूनिट 50 और 30, और मैंने कहा था दोनों मिलकर क्या बनाते हैं 70, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो, ठीक है, यानी 70S को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। अगले क्या है, राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन इन दिस, यहाँ लिखा है साइट, समझ गए। अगले क्या है, सेवरल राइबोसोम मे अटैच टू द सिंगल mRNA, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम। एक बताओ पॉली का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा ना, और जब एमआरएनए के साथ बहुत सारे राइबोसोम लग जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसोम। कह रहे थे राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन, समझ गए। तो एमआरएनए से क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अगर आप लोगों को अभी भी ये लग रहा है डीएनए एमआरएनए प्रोटीन क्या चलता है, जेनेटिक्स का पोर्शन है ये, अभी का नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आप समझ में आ जाए, ठीक है। चलो अगला आता है इंक्लूजन बॉडी, ये कुछ ऐसी वेसिकल होती है पड़ी हुई साइटोप्लाज्म में, उनको बोलते हैं, खाली और कुछ नहीं है। कह रहे हैं रिजर्व मैटर इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, दीज आर नॉट बाउंड एनी मेम्ब्रेन, इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, और कह रहा है फ्री इन द साइटोप्लाज्म। बेटा ये वाला स्टार ना हो यहाँ पे, अगर आपसे ऐसा पूछ देता है वो कभी कि बताओ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, तो इनका नाम भी किसमें आएगा, नॉन मेम्ब्रेनस, ध्यान रखना है आप लोग, क्योंकि इनके पास में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। अगले कह रहे हैं एग्जांपल, जैसे देखो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। अच्छा ये है क्या, ये गैदो स्टोर फॉर्म है, जैसे किसी फूड
की हो गई या किसी एंजाइम का हो गया, वो सब ये सब होती है। कह रहे हैं गैस वैक्यूल आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कौन सा वैक्यूल होता है? गैस वैक्यूल। अच्छा आप लोग ये समझते हो गैस वैक्यूल का मतलब क्या होता है? वैक्यूल का मतलब होता है खाली जगह। आप लोग ध्यान रखा करो, सही है। अब वो जो काम कर रहा है वो उसका नाम रख दिया। ऐसे ही आपने पढ़ा हुआ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पढ़ा है, ऐसे ही आपने पढ़ा हुआ फूड वैक्यूल पढ़ा है। तो वैक्यूल का मतलब होता है कोई खाली जगह। जैसे आपने सपोज मानो गुब्बारा होता है, आप लोग आधा पानी करो, आधा खाली जगह रहेगा, तो इसका मतलब भाई वैक्यूल मान लो। और वैक्यूल को चलना है। वैक्यूल के ऊपर एक खाली मेम्ब्रेन होती है जिसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट। मैं अगले पढ़ाऊंगा आपको। तो आप लोग पहले मुझे ये बताओ प्रोकैरियोटिक सेल क्लियर हो गई सब बच्चों? एक बार आप लोग चाहो जल्दी से रिवीजन कर लो, कोई का डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। फिर हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। घूमने का मतलब घूमने जाते हैं या करने नहीं जाते हो? नहीं बार बार चक्कर लगा रहे थे। तो इतना भी नहीं कहता हूँ कि 1 घंटे में तो मैं ना मिले। 1 घंटा तो रुक जाएगा बेटा। चलो इतना हो गया बेटा तैयार, सब बच्चों हो गया। तो आप लोग ये बताओ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। मुझे लग रहा है कि आपको डिफरेंस में लड़ गए होंगे सारे, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जब हम पढ़ रहे थे बैक्टीरिया के बारे में, मोलर किंगडम में, और यहाँ ही पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ से आपका प्रोकैरियोटिक सेल लगभग क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसके अगले बात कभी भी नहीं होगी प्रोकैरियोटिक सेल की, अब बात होगी खाली किसकी, यूकैरियोटिक सेल की।
क्योंकि हम लोग बैक्टीरिया के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे, बाद में थोड़ा बहुत जिक्र आएगा, लेकिन हम लोग स्टूडेंट बात करेंगे किसकी, यूकैरियोटिक से बने एनिमल्स की। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं बेटा यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। क्या होता है, जो यू की हम बात करते हैं यहाँ पे, इसका मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, तो बेसिकली आपको बताओ मुझे ऐसा सेल जिसके पास क्या हो, ट्रू न्यूक्लियस हो, ऐसी सेल को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। जो किसमें पाई जाती है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक नाम में, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ये सारे के सारे किंगडम के एनिमल्स के पास कौन सी होती है। अब बचाई क्या कर भाई, बैक्टीरिया को छोड़ दो तो बचाई क्या कर, एक से तो बचा। तो मैंने की तो बोला था एक बार, मैंने कहा हम लोग साफ साफ बोल सकते हो बैक्टीरिया को छोड़ के जिसके पास में जो सेल होती है कौन सी होती है, लेकिन मेनली अब मैं मत कहना सब माइक्रोप्लाज्म के पास अभी तो प्रोकैरियोटिक होती है, तो क्या होती है मैं भी कह रहा हूँ, सही है। तो हम लोग पढ़े बेटे इसके बारे में आज थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक करके अपने इस बारे में सारे पढ़ेंगे कि अगर इसके पास होता है क्या नहीं होता है। अच्छा, आपने यूकैरियोटिक सेल बहुत पहले बनाई भी होगी, बनाई हम लोगों ने बनाई, एग्जाम में आती है, बोर्ड एग्जाम में बनाई होगी आपने, जब बायोलॉजी ली होगी तब आपने 11-12 में बनाया होगा इसको, है ना। और बेसिकली सेल के बारे में तो वो बनाते हैं ना, तो नहीं बताया, बनाया नहीं था, कॉपी नहीं थी, चलो मैंने तो फोकस तरीके से बनाई थी, ठीक है, तुम लोग महान आदमी हो, क्या करें। तो बेटा यहाँ पे हम कुछ बातें पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बारे में देखो, कह रहे यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, इन्होंने लिखा है प्लांट, एनिमल एंड फंजाई, सारे के सारे इसी में आते हैं। कह रहे इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स जानते हो क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सब क्या है, ऑर्गेनेल्स तो है, सेल ऑर्गेनेल्स। कह रहे यूकैरियोटिक सेल पोसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है इसके पास, और साथ में क्या होता है, न्यूक्लियर ये भी होता है। कह रहे इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटिव स्ट्रक्चर एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। हम लोग ये बात भी करेंगे, एक टॉपिक आएगा साइटोस्केलेटन, ठीक है। साइटोस्केलेटन का मतलब ये होता है कुछ सेल है मान लिया। अब आप लोग ये बताओ मुझे, क्या सेल के अंदर, जैसे मान लीजिए सेल है, ये सेल है, अगर बेटा इसके अंदर ये सेल तो नहीं लग रहा है, ये तो वो लग रहा है ना, वो क्या बोलते हैं इसको, केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, हाँ रेजिन है क्या, ठीक है। आप सुनो, ये सेल है, अगर इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, तो आपने कभी देखा कि आपने न्यूक्लियस यहाँ बनाया है, नहीं ना। तो यहाँ पे भी एक प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जिससे सारे ऑर्गेन्स क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, उसी को बोलते हैं साइटोस्केलेटन। मैं बात करूंगा बाद में इसी चैप्टर में। कह रहे हैं देयर जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। आपको पता है जेनेटिक मटेरियल किसमें ऑर्गेनाइज होता है, क्रोमोसोम। मतलब यहाँ जेनेटिक मटेरियल सबके पास होता है, लेकिन क्रोमोसोम में वो क्या होता है, जब हम लोग स्टडी करते हैं सेल की या सेल डिवाइड होता है तो जेनेटिक मटेरियल से ही तो क्रोमोसोम बनते हैं, डीएनए से, समझ गए। कह रहे ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। आप लोग बताओ कि यूकैरियोटिक सेल सारी आइडेंटिकल होती हैं? नहीं, चेंजमेंट तो इनमें भी होते हैं। भाई हमारी बॉडी में देखो, शेप हर सेल की अलग होगा और फंक्शन भी हर सेल का अलग होगा। हाँ ये बात सही है कि ऑर्गेनल सेम होते हैं, लेकिन जो शेप है या आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम नहीं होती है। अगर क्या है प्लांट एंड एनिमल सेल, अब देखो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर और ऑर्गेन्स क्या होते हैं, डिफरेंट। कह रहे हैं प्लांट एंड एनिमल आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोसेस सेल वॉल, प्लास्टिड, अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल व्हिच आर एब्सेंट इन, और अगले कह रहा है अदर हैंड एनिमल सेल हैव सेंट्रोल व्हिच आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। ये दोनों को स्टार ना, यहाँ पे कह रहा है प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों ही यूकैरियोटिक होती हैं, लेकिन प्लांट सेल के पास क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रल वैक्यूल, सेल वॉल और प्लास्टिड, और एनिमल सेल के पास क्या होता है, एब्सेंट। और एनिमल सेल के पास प्रेजेंट क्या होता है,
सेंट्रियोल जो प्लांट सेल के पास क्या होता है, समझ गए, क्लियर। और प्लांट और एनिमल सेल में बस यही डिफरेंस होते हैं और कोई डिफरेंस नहीं होते हैं। बकाया जो हमारे पास है वो प्लांट के पास है और जो प्लांट के पास है वो हमारे पास है। सेल के पास, सेल की बात कर रहा हूँ, कहीं कहने लगो आंखें तो हमारे पास है उनके पास नहीं है। चलिए, अगर सोचो प्लांट भी अगर घूमते फिरते तो कितना अच्छा लगता, अच्छा इंटरेस्ट तो जाते ना भाई। अगर प्लांट घूमते होते, तुमने लगाया गन्ना, तुम्हारे गन्ने के प्लांट में नाराज हो गए तो क्या करते, बराबर के चले जाते। और तुम लोग अपने अपने प्लांट को अपने साथ लेके आते हैं यहाँ पे कि भाई गुलाब का प्लांट चल साथ में। चलो ठीक है बेटा, यहाँ बताओ, एक स्ट्रक्चर है ये और एक स्ट्रक्चर है ये। एक बार इन्हें ध्यान से देखो, ध्यान देकर नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखो एक बार अच्छे से, एक आप इसके पास प्रेजेंट, ऊपर वाली कौन सी है, प्लांट सेल, और नीचे वाली कौन सी है, कौन सी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोविलाई कहाँ लिखेंगे। अच्छा ये कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, मैं जैसे आपने देखा एलिमेंट्री गाने में भी होते हैं विलाई, उनका बोल होते हैं माइक्रोविलाई, छोटे छोटे फोल्डिंग स्ट्रक्चर होते हैं कुछ मेम्ब्रेन के, ठीक है। इनका काम अलग अलग होता है अलग क्षेत्र में। बेसिक काम तो होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, जो मेन काम होता है, ठीक है। आप लोग हमेशा रखो कोई भी फोल्डिंग है उसका मेन काम ही होगा सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था एक बार, उसने बताया क्या पूछा था, उसने कहा था बायोरिएक्टर होते हैं, बायोरिएक्टर। और आपको पता है, बोलो बेटा, एक बायोरिएक्टर होता है, यहाँ देखो, उसका क्या होता है, जो आउटर, जैसे बायोरिएक्टर है मान लीजिए और इसमें पानी भरा हुआ है, सही है। और अगर बायोरिएक्टर में पानी के बुलबुले आ रहे हैं, ऐसे क्या आ रहे हैं, ऐसे, उसने ये पूछा था कि बताओ इसका काम क्या होगा। अब इसका नाम तुम क्या सोचोगे, क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक ही मन में बात आएगी, क्योंकि यहाँ पे होती है ऑक्सीजन सप्लाई, वो सप्लाई होती है, तो इसका मेन हम सोच सकते हैं दिमाग से कि ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जो हमें समझ नहीं आते। अब सोचो तुम कोई तुमसे पूछे कि बताओ इसका क्या काम होगा, तो इस पानी में इसका काम क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी काम तो है सरफेस एरिया को बढ़ाना, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो ऐसे रीड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो हमको मेंटली भी डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन वो उसका आंसर वास्तव में होता है, ठीक है बेटा। देख लिया आपने सेल को, और देख लिया प्लांट सेल, एनिमल सेल को, एक बार एकदम बताइए, देख लो अच्छे से, बोलना जाओ। आप लोग डायग्राम को अच्छे से देखा करो, जिससे कभी ऐसा होता है माइंड में फ्रेम रहता है डायग्राम, ये यार यहाँ पे ये लिखा था, आता है ना हमारे माइंड में भाई। चलो देखते रहोगे, पढ़ लें। देखो यहाँ पे, तो आप लोग समझ गए बेटा। यहाँ पे देखो तो आपको क्या नहीं दिख रहा है, ये देखो, यहाँ आपको सेल वॉल दिख रहा है, यहाँ आपको नहीं दिख रहा है। कौन सा, ये क्या बोल रही हो, ये इसकी मिडिल वाली मेम्ब्रेन होती है जो नेबरिंग सेल जोड़ के रखती है और सेल से जोड़ के रखती है, मिडिल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये होता है यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा, जो पोर्स होता है इससे आउटर बाहर चीज जाती है, ठीक है, वो तो पता होगा सेल वॉल से। और अगर मिडिल लैम्ब्डा का वो काम पूछे तो एक ही काम बताना, नेबरिंग सेल को अटैचमेंट का, नेबरिंग सेल जोड़ के रखने का, ठीक है, बस ये काम। चलो अगले देखो बेटा, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। एक बार हम लोग रिवाइज कर लो अच्छे से, क्योंकि अब नया टॉपिक होगा तो ये तो अभी हो नहीं पाएगा शायद में, ठीक है। रिवाइज कर लो पूरा एक बार, जितना पढ़ा दिया।
फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? फर्स्ट यूनिट वो फर्स्ट यूनिट की मतलब, अरे फर्स्ट यूनिट टेस्ट इसका होगा, उसका क्वेश्चन पूछूंगा, क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा आप लोग एक बात बताओ, मुझे कुछ बताओ, अगर मान लिया पॉलिनेशन हो रहा है और वो इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? एनिमली। और हवा के द्वारा हो रहा है तो अगर एनिमल के द्वारा हो रहा है तो बोलते हैं जूफिली। इंसेक्ट के द्वारा बात होगी, और हवा के द्वारा तो क्या बोलते हैं बताओ? एनिमोफिली। हाँ, हवा के द्वारा होता है। इंसेक्ट के द्वारा होता होगा। और जूफिली फिर? अच्छा अच्छा ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा ये जो हवा के द्वारा उसके बोलते हैं एनिमोफिली। और अगर सुनो ना पानी के द्वारा हो रहा है तो हाइड्रोफिली। अच्छा एक बार बताओ, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मान लिया कि जिम्नोस्पर्म में पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है, तो आप क्या आंसर लगाओगे? आप ये कह दो जिम्नोस्पर्म में पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर किसके द्वारा होगा? पहले तो खाली किसके द्वारा होगा? हवा के द्वारा, क्योंकि नॉन फ्लोरल प्लांट होते हैं। इतना तो कॉमन सेंस है आपके अंदर। अगर हवा में लिखा है तो क्या होगा उसका आंसर? एनिमोफिली। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको माइंड से लगाने होंगे। अगर किसी बच्चे ने वहां पे ये लगा दिया, सोचो तो उसको बहुत पीटूंगा। जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा है और अगर कोई बच्चा लगा रहा है इंसेक्ट के द्वारा, अब सोचो उसकी सोच कहां तक जा रही है। भाई नॉन फ्लावरिंग प्लांट है और फ्लावर का काम क्या होता है? अगर फ्लावर है तो एनिमल द्वारा हो सकता है, लेकिन फ्लावर ही नहीं है तो एनिमल द्वारा कैसे जाएगा? साफ साफ होगा हवा के द्वारा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको माइंड को थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले हैं। अच्छा, और वैसे मुझे लगता है कि आप लोग बहुत फोकस आपको रखना है, वो मेन फोकस रखना है आपको ये एल्गी और फंजाई की। ये बहुत बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, किसके कौन सा स्कोर है, किसके कौन सा स्कोर नहीं है, किसके कौन से एग्जाम्पल हैं, किसमें कौन सा टाइप है। सही है, एक लिख के याद करो। और दूसरा आपको टेबल बनानी है, मैंने बार बार कहा है। एग्जाम्पल गिना लो, एक एक यूनिक फीचर देख लो हर किसका, हर किंगडम का। डिवीजन में आपको ध्यान रखना है कि एक ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में क्या डिफरेंस होते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बारे में कुछ बातें ध्यान रखो। और भाई क्या है सेकंड चैप्टर में बताओ? अरे कहाँ जाने लगे? रुको। अच्छा, आप लोगों ने सबने एल्गी की एग्जांपल सुनी है? एल्गी के याद है? फंगस के याद है? आपको ये पता है फंगस में कैरेक्टर बताएं चारों फंगस के अलग? जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि बताओ सिनोसिटिक कंडीशन कौन से क्लास में होती, तो अरे नहीं बताएं।
मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन हाईवे के पास हाइपोमेसिटी। तो आप लोगों को बेटा एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ध्यान रखना है कौन से एडियल फंजाई होते हैं, कौन से मशरूम किसे बोलते हैं, सैक फंजाई कौन से होते हैं, सारा का सारा आपको ध्यान रखना है। सही है, एक से काम आपका नहीं चलेगा। तो बेसिक आपको ध्यान रखना है ये सब चीजें। और इनको आप लोग ऐसे नहीं करो तो लिख के याद करो एकदम, कहते हर लाइन को समझो, रफ कॉपी लेके बैठो और चीजों को सेपरेट तरीके से लिखो, तब आपको ऐसी चीजें माइंड में फ्रेम होंगी। ऐसे नहीं होंगी आपने किताब में पढ़ लिया आपने खाली बस, और उसके बाद नॉर्मली आप लोग भूल जाते हो बहुत जल्दी। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये ध्यान बहुत अच्छे से रखना है कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलो फिर इस बात करते हैं टेस्ट की तरीका। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या यूनिवर्सल सेल के बारे में, यानी सेल मेम्ब्रेन।